अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे साथ जो मेहमान खसूसी मौजूद हैं, इन्होंने 1998 में सीएसएस के एग्ज़ाम में सेकंड पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या डीएमजी ग्रुप में एलोकेट हुए। कई साल से फेडरल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। Director General, National Institute of Management, Faculty Member, National School of Public Policy Making, Deputy Secretary General of Pakistan Commission for UNESCO, Secretary to Government of Gilgit-Baltistan, Managing Director, CEO of Tourism Development Corporation of Punjab, Additional Secretary, Education for Government of Punjab, National Project Director, Halal Certification System in Pakistan, Project Coordinator for Landless in United Nations Habitat और इसके अलावा पाकिस्तान के कई और कलीदी ओहदों पर भी काम कर चुके हैं। ये कई किताबों और आर्टिकल्स के मुसन्निफ भी हैं और कई ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। मार्चिंग बैंड्स फॉर पीस के चेयरमैन हैं और फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ कॉस्मोपॉलिटन अलायंस फॉर ड्रमर्स एंड पाइपर्स फॉर पीस। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी मेहनत और अनथक काविशों के पेश नज़र इनको कई एज़ाज़ात से भी नवाजा है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानूर, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने टाइट स्केड्यूल में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। सर इट्स अ प्लेजर। जी जी। सर सीएसएस जो है वो पाकिस्तान का टफेस्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है और आपने इस एग्जाम को ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया बल्कि पोजीशन भी हासिल की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेट हुए। सर, आप इस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोयटा में डायरेक्टर जनरल हैं और कई सालों से सीएसएस ऑफिसर्स और सीएसएस एस्पायरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो सर, जो नया स्टूडेंट एग्जाम देने के बारे में सोच रहा है उसको काइंडली सीएसएस से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है। देखिए जी, बेसिकली सीएसए स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और फेडरल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है उसकी जितनी सर्विसेज हैं उसमें से 12 जो है वो सेंट्रल और सुपीरियर कहलाती हैं, जिसमें एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिससे मेरा ताल्लुक है। जब हम लोग सर्विस में एंटर हुए थे तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कहलाती थी। अब पीएस कहलाती है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, कस्टम सर्विस है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। तो ये 12 सर्विसेज हैं जो कि सेंट्रल सुपीरियर कहलाती हैं और इसके लिए हर साल एक एग्जामिनेशन होता है, एनुअल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको सीएसएस एग्जाम भी कहा जाता है। और तकरीबन 30,000 के करीब एस्पिरेंट्स जो हैं उसके लिए रजिस्टर होते हैं और एंड में तकरीबन 250 से 300 सीट्स होती हैं जो कि एलोकेशन होती है, जिनको सिविल सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाता है। तो सीएसएस के बारे में मैं नए एस्पिरेंट्स को सिर्फ यही कहूँगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस दैट वन कैन हैव। सिविल सर्विस की जॉब में जितनी सेटिस्फेक्शन है और जितना रिवॉर्डिंग है शायद कोई और कैरियर इतना ना हो, और जितना ये कॉम्पिटिटिव है। जैसे मैंने अर्ज किया कि 30,000 के करीब कैंडिडेट्स और 250, 300, कभी कभार 350 सीट्स होती हैं पूरे साल में। तो सीएसएस क्लियर कर देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जो भी पाकिस्तान में एस्पायर कर सकता है तो उससे हम यही कहेंगे कि जी अपना एक दफा सीएसएस जरूर ट्राई करें। जी बिल्कुल सर। सर, सीएसएस के लिए जो बंदा प्रेपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है उसको एग्जैक्टली कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है प्रेपरेशन के लिए, फुल प्रेपरेशन? देखिए, डिपेंड करता है क्योंकि हर एक इंसान की इस्तेदाद अलग अलग होती है किसी भी सब्जेक्ट को ग्रास्प करने की। जो सब्जेक्ट जिसमें आपका बैकग्राउंड हो, मिसाल के तौर पे अगर आपका एमए इंग्लिश लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर तैयार करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। या अगर एमएससी इकोनॉमिक्स है या अगर एमएससी फॉरेस्ट्री है तो वो सब्जेक्ट जिसका आप ऑप्शनल में लेते हैं। लेकिन एज अ थंब रूल, एक अमूमी अगर मैं आइडिया दूं तो मैं ये समझता हूँ कि सीएसएस लेवल की प्रिपरेशन के लिए 1 महीने की फुल तैयारी फी पेपर काफ़ी होती है। यानी कि अगर 12 पेपर सिविल सीएसएस में रिटर्न के आपको देने होते हैं तो मिनिमम फुल टाइम जो तैयारी आपको करनी है वो 1 साल की है। कि 1 माह में आप फर्ज करें आपने एक ऑप्शनल अपना ट्राई कर कंप्लीट कर लिया, 1 माह में दूसरा कर लिया, 1 माह इस्लामियत कर लिया, 1 माह में करंट अफेयर कर लिया, 1 माह, तो वो 1 साल जो है मेरा ख्याल है कि एक मिनिमम रिक्वायर्ड है अगर फुल टाइम करें। जो लोग जॉब के साथ साथ कर रहे हैं या जो लोग जैसे एमफिल या कोई और डिग्री कर रहे हैं और साथ साथ सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन उनको ये होती है कि कम से कम 2 साल वो तवज्जो दें, जिसके बाद वो पहली दफा रिटर्न में अपीयर हो।
जी बिल्कुल सर। सर जिस तरह ये इंग्लिश का पेपर है ये बहुत टफ समझा जाता है, इवन तक ये भी समझा जाता है कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में रह जाते हैं। तो सर इसके पीछे क्या वजह है, और सर जो नया स्टूडेंट अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर है उसे क्या चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश को शुरू से ही कैसे लेके चले? देखिए, एक तो ये है कि जब मैंने सीएसए दिया था लेट 90s में, तो तब भी यही जिसे कहते हैं ना, मार्केट की खबरें यही थी कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो मेरा उसके बाद तो मुझे मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, लेकिन उससे पहले मेरी पाकिस्तान के आम स्कूलों के अलावा जो कोई मेरी इंग्लिश से एक्सपोजर नहीं था। और मैं क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो मेरा वो भी कम से कम नहीं था, जैसे वो जो हाई एंड स्कूल जो प्राइवेट होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीस वगैरह भी होती हैं, और शायद उधर शायद इंग्लिश में थोड़ी बेहतर हो जाए, तो वो भी नहीं था। मैं तो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस स्कूल में मैं क्लास 4 तक पढ़ा हूँ, तो उधर फर्नीचर नहीं होता था। जूनियर मॉडल स्कूल डेरा गाजी खान, वहाँ पे मेरे फादर की पोस्टिंग थी, तो टाट पे हम लोग बैठते थे। तो मैं कोई हाई एंड या आला स्कूलों में तो पढ़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरे इंग्लिश में 81 मार्क्स आए, जो इंग्लिश कंपोजिशन है। और सुना यही था कि जिसके 40 भी आ जाए तो ये भी कमाल की बात होती है, बस पास ही करना होता है। लाइक वाइज मेरे एस्से में मुझे सही याद तो नहीं है, लेकिन गालबन 70 प्लस थे। और तो इंग्लिश के 200 में से मेरे 150 से क्रॉस कर गए थे। तो जो मैंने तैयारी जिस तरीके से की थी, भाई मैं सबको मशवरा देता होता हूँ। मैंने दो चीज़ों पे तवज्जो दी। एक तो ये था कि मैंने इंग्लिश का अखबार नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में तकरीबन 475 के करीब अखबार हैं, लेकिन ज़्यादातर की या तो उर्दू में या मकामी ज़बानों में है। इंग्लिश के मेरी अखबार पाकिस्तान में एट एनी गिवन टाइम 4-5 से ज़्यादा नहीं होते। जैसे आजकल डेली द न्यूज़ है, डॉन है, द नेशन है, डेली टाइम्स है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, और बस उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। इनमें से कोई एक अखबार पूरे 1 साल के लिए आपको लगाना पड़ेगा कि आपने जो खबरें देखनी हैं या सुननी हैं, वो आप जब भी करें, वो अंग्रेजी के अखबार से करें, सॉरी। और अंग्रेजी में जैसे कि आप करेंगे, तो अंग्रेजी ज़बान का आपका मुहावरा भी बेहतर होता जाएगा। और जब आप शुरू करते हैं डॉन अखबार पढ़ना, तो शुरू के महीनों में तो आपको हर खबर में एक आध लफ्ज़ ऐसा मिल जाता है जिसके लिए आपको डिक्शनरी से रुजू करना पड़ता है। तो पहला तरीका तो ये था कि मैंने अपनी तैयारी अंग्रेजी के अखबार से ही की, और अंग्रेजी अखबार को पढ़ना 365 दिन नहीं छोड़ा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी अंग्रेजी जो है वो इम्प्रूव होती रही। दूसरा मैंने ये किया कि जो इदारिया था रोज़नामा डॉन का, उस ज़माने में डॉन पढ़ा करता था, तो वो मैं कभी भी नहीं छोड़ता था। और डॉन के इदारिये में कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आता था कि पूरे 500-600 अल्फ़ाज़ का जो इदारिया है, उसमें मुझे एक भी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ऐसा ना हो जो ना आता हो। 2-3 ऐसे निकल आते थे। तो मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था, मैं उससे उस लफ्ज़ को पहले डिक्शनरी में मतलब देख के 2 या 3 दफ़ा जुमलों में इस्तेमाल करता था। तो करते-करते साल के आखिर तक रजिस्टर भर गया, और मेरी वोकैब्युलरी में 1500-1600 अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा हो गया। अगर आप सिर्फ़ डिक्शनरी देखें और उसके बाद डिक्शनरी बंद कर दें, तो वो मतलब अगर आपको याद भी है, तो कुछ अरसे के बाद भूल भी सकता है। अगर 6 माह बाद वही लफ्ज़ दोबारा आए, तो आपको याद शायद ना आए कि इसका क्या मतलब था। लेकिन वो लफ्ज़ जिसे आपने जुमले में इस्तेमाल किया हो 2 या 3 दफ़ा, तो उसके लफ्ज़ का कॉन्टेक्स्ट आपके ज़हन में ना सिर्फ रच बस जाता है, बल्कि जिस वक़्त आप खुद इंग्लिश एस्से अपीयर हो रहे होते हैं सीएसएस में या कंपोज़िशन, तो आपकी इंग्लिश में भी निखार आ जाता है, क्योंकि आपको अच्छे अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा जो है वो आपके ज़हन के लाशऊर में मौजूद होता है। तो एक तो ये है कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सिर्फ डिक्शनरी पे ना देखें, बल्कि ये है कि हाइलाइटर से हाइलाइट कर लें जो मुश्किल लफ्ज़ थे, उनको बार-बार जुमलों में इस्तेमाल करें, ताकि वो आपकी ज़हनी वोकैब्युलरी का हिस्सा बन जाए। हमारे दौर में क्योंकि इंटरनेट नहीं होता था, और अगर होता था तो इतना मुस्तमिल नहीं था, मेरे पास तो खैर इंटरनेट नहीं था। ना मुझे पता था कि जैसे मैं एमएससी कर रहा था कि इंटरनेट क्या होता है। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मुझे किसी ने इंग्लैंड में, मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। कुछ अर्से बाद फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमने जवाब जो है वो ईमेल पे दे दिया है। तो मैंने कहा जी अच्छा, और मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट से कॉल बहुत महँगी होती थी, 400 साढ़े 400 रुपए फ़ी मिनट। तो मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने आधे पाकिस्तान से पूछ लिया कि भई ईमेल क्या होता है? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। फिर मैंने एक आईटी डिपार्टमेंट में गया, तो उन्होंने कहा कि जी कंप्यूटर में आती है। मैंने अपना कंप्यूटर खोला, और उसके अंदर कोई ईमेल नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था कि एक अकाउंट भी बनाना पड़ता है या कुछ। तो वो हालात थे जिस वक़्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था, टीवी पे 30-40 चैनल नहीं होते थे, एक ही होता था फिर टीवी का खबरनामा। लेकिन अब अंग्रेज़ी इम्प्रूव करने के लिए इतने ज़्यादा ऐप्स और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो आपके स्पेलिंग भी ठीक करते हैं। आप अपने मोबाइल पे, अब हर एक के पास ही डाटा सिम होती है।
दूसरा ये है कि जो खबरें सुनने का मैं मशवरा देता था, पहले तो सिर्फ पीटीवी के खबरनामे के अलावा कोई नहीं होता था, लेकिन अब हर घर में केबल लगी हुई है और बीबीसी या सीएनएन या इंग्लिश लैंग्वेज चैनल्स आते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये होती है हर कैंडिडेट से कि पूरे साल में 365 दिन जो आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ दिन में 5 मिनट एक अंग्रेजी खबरें देख लें। दिन में 1440 मिनट होते हैं, सिर्फ 5 मिनट फिक्स कर लें कि 6 बजे वाली देखनी है, 7 बजे वाली देखनी है, 5 बजे वाली देखनी है, लेकिन अंग्रेजी स्पीकिंग चैनल की, यानी पाकिस्तान के पीटीवी की इंग्लिश नहीं या इंडस टीवी जो पाकिस्तान का वो नहीं, ताकि अंग्रेजी मुहावरे में और अंग्रेजी एक्सेंट में अंग्रेजी समझ आए। और वो एक साल के अंदर अंदर इंग्लिश इस तरह हो जाती है जैसा पानी की तरह आप से फ्लो हो रहा होता है जब आपने बोलना या लिखना होता है। तो ये 2-3 तरीके करेंगे तो इंशाल्लाह इंग्लिश में 75 से ऊपर नंबर लेना कोई कोई बड़ा मार्का नहीं है। इंशाल्लाह सर। जी। सर, इंग्लिश के बाद करंट अफेयर का पेपर स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर से कम हैसियत नहीं रखता। तो सर, करंट अफेयर में आपका बड़े नामों में से एक बड़ा नाम है, तो इस पेपर को भी ज़ेर करने के लिए कुछ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें। देखिए, इंग्लिश सीएसएस जो है ना, वो असल में इंग्लिश और करंट अफेयर्स का ही नाम है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और करंट अफेयर्स पे आपका कंट्रोल है तो बाकी 10 पेपर तो फिर आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि असल बात ज़बान पे कंट्रोल और हालात हाज़िरा को जानना, ये 2 चीज़ें हैं तो बाकी पेपर तो इंसान अटेम्प्ट कर ही लेता है। अंग्रेजी का जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ टीवी पे सुना और बंद कर दिया या अखबार में पढ़ा और अखबार फिर तय करके रख दी तो आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। आपको अपना रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसमें जुमले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, खबरें अंग्रेजी लहजे में सुननी पड़ेंगी, बीबीसी सीएनएन, चाहे 4 से 5 मिनट एक दिन के क्यों ना हो, बशर्ते कि वो रेगुलर पूरा 1 साल करें। करंट अफेयर्स पे भी मेरा ये ख्याल है कि जो टिप्स मैं अंग्रेजी ठीक करने के लिए देता हूँ उसमें खुद ब खुद करंट अफेयर बेहतर हो रहा होता है, और जो मैं करंट अफेयर के लिए देता हूँ उसमें खुद ब खुद अंग्रेजी बेहतर हो रही होती है। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए भी मेरा टिप वही है कि बीबीसी 5 मिनट के लिए जरूर सुने, या सीएनएन या अल जजीरा इंग्लिश या कोई भी इंग्लिश का चैनल। पूरे दिन के 23 घंटे 55 मिनट आपके अपने, लेकिन 5 मिनट आपने ये जरूर सुने। और दूसरा ये है कि जो भी अंग्रेजी अखबार पढ़े, जो 5 मैंने नाम लिए हैं उन्हीं में से जो मारूफ पाकिस्तान के अखबार हैं कोई एक ले लें। और अखबार इतना महंगा भी नहीं होता, 20-25 रुपए का होता है, यानी वो अफोर्डेबिलिटी का भी इतना इशू नहीं होता। महीने के आखिर में आपको 600-700 का बिल आता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तमाम न्यूज़पेपर्स की अब वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आपकी डाटा सिम से आप डॉन.कॉम या news.com.pk पे आप चले जाएँ तो वो आप ऑनलाइन भी खबरें पढ़ सकते हैं। अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि करंट अफेयर्स पे भी एक रजिस्टर बनाएँ, अपने नोट्स ज़रूर बनाएँ। किसी चीज़ पे अपनी मेमोरी पे भरोसा ना करें। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आपकी अच्छी मेमोरी का क्या राज़ है? अगर मैं कोई लेक्चर देता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा सबसे बड़ा राज़ ये है कि मैंने अपनी मेमोरी पे 1 घंटे के लिए भी पूरी ज़िंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं किया। हर चीज़ मैंने लिख ली, और वो फिर ये जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो आपके ज़हन में ज़्यादा अमर हो जाती है। तो अगर आप अखबार पढ़ते रहें, चाहे दिन में 10 मिनट पढ़ें, लेकिन पढ़ें पूरे 365 दिन। और अंग्रेज़ी का कोई न्यूज़ चैनल सुनते रहें, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये छोटे-मोटे मामलात हैं, ये आपको असबर हो जाएँगे। इस वक़्त शायद आपको ना पता हो कि सीरिया में खाना जंगी में कौन मेन बेलिजेरेंट्स हैं, यानी किन तरीके इनके दरमियान लड़ाई हो रही है। लेकिन अगर आप एक अल जज़ीरा इंग्लिश रोज़ सुनते रहें तो आप ये जो अल्फाज़ हैं कि असद रेजिम या फ्री सीरियन आर्मी या दाइश जो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, ये आपको बिल्कुल ना सिर्फ असबर हो जाएँगे, बल्कि साल के बाद अगर आपको कहीं लिखना पड़े करंट अफेयर के पेपर में या ओरल वाइवा में बोलना पड़े, तो 1 साल में आपको खुद ही सारे डायनामिक्स समझ आ चुके होंगे कि जी फ्री सीरियन आर्मी का मौक़िफ़ ये है, जबहत उल नुसरा का ये है, दाइश का ये है, गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एक दफ़ा में नहीं होता। लेकिन क्योंकि कोई भी खबर है वो बार-बार रिपीट होती है। जैसे अभी पिछले चंद माह में इदलिब एक शहर है जहाँ पे गवर्नमेंट फोर्सेस जो सीरिया की हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ में लड़ाई चल रही थी। तो आप एक दिन सुनते हैं कि जी अब गवर्नमेंट ने 3 महल्लों पे कब्ज़ा कर लिया, अगले दिन सुनते हैं कि जी बागी हावी हो गए और उन्होंने कुछ इलाके वापस छीन लिया। ये 15-20 दिन के बाद इंसान को यूँ लगता है जैसे सीरिया की वॉर उसके लिए मतलब जो है एक एक कॉमन सी नॉलेज है जो उसको सब कुछ पता है। तो अगर अखबार और टीवी पे रिलायंस रखेंगे तो कोई वजह नहीं है। असल में मसला वहाँ पे होता है जब कंसिस्टेंसी नहीं होती। कि 1 महीना बड़े जोशो-खरोश से अखबारें पढ़ ली और अगले 11 महीने अखबार को हाथ ना लगाएँ। या 3 दिन न्यूज़ सुन ली और उसके बाद 10 दिन। तो मुस्तकिल मिज़ाजी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है सीएसएस में कामयाबी के लिए। जी सर, बिल्कुल जैसे आपने कहा मुस्तकिल मिजाजी। सर, सीएसएस की जर्नी जो है वो इतनी लंबी है और मुश्किल भी है। किसी दिन आपको अच्छा याद हो रहा होता है, किसी दिन आपको याद नहीं हो रहा होता, किसी दिन आपको
कहीं से कुछ सुनने को मिल जाता है जिसकी वजह से आप डिसहार्ट हो जाते हैं। और सर फेलियर स्टोरीज भी इतनी ज्यादा हैं। सर इस तमाम सूरत हाल में, इस सिनेरियो में, इस नेगेटिविटी से कैसे बचा रहे और खुद को मोटिवेट कैसे रहें और कंसिस्टेंसी के साथ कैसे मूव करें फॉरवर्ड? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। तो यस। मेरी पहला मशवरा तो ये होता है कि अपने दोस्त पूरी ज़िंदगी में, ज़िंदगी की हर कामयाबी के लिए पॉज़िटिविटी बड़ी ज़रूरी होती है, مثبت सोच। आपने जो भी करना है, अगर एमबीबीएस करना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने फुटबॉल में टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी, और अगर आप पहले ही फर्ज़ कर लें कि शायद हमने तो 3 गोलों से हार ही जाना है, तो फिर तो शायद आप हार ही जाएँगे। तो ये तो जो है वो जो कायद-ए-आज़म से मुझे उनकी ज़िंदगी से एक सबक मिला, वो ये है कि हमेशा एक तो अपना अज़्म, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम आपके सामने होना चाहिए। और अगर वो एम ये है कि मैंने सीएसएस करना है और इसी अटेम्प्ट में करना है, तो वो। दूसरी बात ये है कि जो मैंने कंपनी की बात की कि नेगेटिव लोगों से बचें। आपके सर्कल में, क्लास फेलोज़ में, या वो जो किसी अगर सीएसएस की अकेडमी में तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी फैमिली में अगर कज़िन्स ने सीएसएस दिया है या बड़े बहन या भाई ने दिया, उनमें से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे, ख़ास तौर पे जिनका क्लियर नहीं हुआ, कि वो उसके आपको सिर्फ़ मुश्किलात ही बताएँगे। और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है ऐसे ज़रूर होंगे जो पास हो चुके हैं, या कम से कम अगर उन्होंने सीएसएस अभी तक नहीं दिया है, तो पास होने का इरादा रखते हैं और उनका कमिटमेंट इसके लिए बहुत मज़बूत है। उसमें से मैं यही गुज़ारिश कर सकता हूँ कि जिन दोस्तों ने 2 या 3 दफ़ा आपको कहा ना कि सीएसएस नामुमकिन है जी, फलाँ दफ़ा तो पेपर लीक हो जाता है, ये तो जी पाकिस्तान में सिफ़ारिश चलती है। उनसे सीएसएस के 1 साल में ज़्यादा दोस्ती ना रखें। बस वो जो है दोस्ती के लिए पहले ही आपकी पूरी ज़िंदगी थी 20-25 साल की, इसके बाद भी पूरी ज़िंदगी, हर कैंडिडेट को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, तो वो मौजूद है। हमेशा उन्हीं लोगों से उठना-बैठना रखें जो पॉज़िटिव बातें कर रहे हैं कि जी मेरी ये चीज़ अच्छी तैयार हो गई है, फलाँ दफ़ा फलाँ के मार्क्स तो बहुत अच्छे आए थे फलाँ सब्जेक्ट में, जिसके बारे में मशहूर है कि आजकल उस सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं आ रहे, या इस तरह की कोई बात। तो अगर आपकी कंपनी जो है वो पॉज़िटिव होगी, तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी और आखिरी बात समझ लेने की ये है कि इंसान इंसान है, यानी कि उसके ही इज़ अ थिंकिंग बीइंग। एक जागते इंसान की पूरी ज़िंदगी में, पूरे दिन में 24 घंटे में 7-8 घंटे तो इंसान सोता है, तो उसके 16-17 घंटे में 60 से 70 हज़ार ख़्यालात आते हैं। और उसमें से 400 से 500 नेगेटिव भी हों, तो कोई मज़ाहिका नहीं है। इसका तो सिर्फ़ ये मतलब है कि एक लाइव प्रोएक्टिव ब्रेन है उसका। तो इसलिए कई दफ़ा ये होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या किसी से आपने ऐसी बात सुन ली या क्या है, तो आप डीमोटिवेट हो गए। तो असल बात ये नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है मुझ समेत जिसने सीएसए दिया और कभी भी उसे परेशानी या अपने टास्क का सामना ना करना पड़ा। जो लोग कामयाब हुए, उनकी कामयाबी सिर्फ़ एक ही है, और वो ये है कि जब भी उन्होंने कोई नाकामी हुई या किसी चीज़ पे डिप्रेशन हुई, तो अगले दिन वो उससे ज़्यादा मज़बूत इरादे से उन्होंने सोचा कि नहीं, कल 2 दिन से तो मैं बड़ा अपसेट था, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार था, या किसी दोस्त को कोई हादसा पेश आया था जिसकी वज़ह से मैं अपसेट था या अपसेट थी। लेकिन अब आई विल गेट ओवर इट, और मैं इसे करूँगा या करूँगी। तो वही इम्पोर्टेंट होता है, यही 2-3 चीज़ें होंगी, तो कोई वजह नहीं है कि सीएसएस ना हो सके। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। सर, इस दफ़ा जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा लो स्पिरिट्स में हैं। वो सोच रहे हैं, क्या पता इस साल यूनिवर्सिटीज़ उन्हें डिग्रीज़ भी देती हैं या नहीं। चलें, अगर डिग्रीज़ मिल भी जाएँ, तो वो सोच रहे हैं, क्या पता इस साल सीएसएस का एग्ज़ाम ही कंडक्ट ना करवाए गवर्नमेंट। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माज़ी में भी चंद एक दफ़ा ऐसा हुआ था जिस वक़्त सीएसएस का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था। और वो उसी वक़्त होता है जब दुनिया में बहुत बड़ा अपहीवल हो, जैसे आजकल कोविड-19 का है। मैं इस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ पे गारंटी तो नहीं दे सकता कि जी सीएसएस का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, हालाँकि इस वक़्त तक कोई ऐसी बात सरकारी सतह पे नहीं है। जिस वक़्त हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है कि अगले साल फ़रवरी तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। बज़ाहिर आसार यही नज़र आ रहे हैं कि इस जुलाई-अगस्त की पीक के बाद नवंबर-दिसंबर तक तकरीबन ये वबा जो है, और 2020 के नवंबर-दिसंबर तक शायद ये काबू में आ जाए। बल्कि सीएसएस एस्पिरेंट्स की खुशकिस्मती है कि पिछले एग्ज़ाम फ़रवरी में हो चुके थे 2020 वाले, और मार्च से, 8 मार्च से 9 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, जिस वक़्त आखिरी पेपर भी हो चुका। और जिस वक़्त ये दोनों पीक्स जो एक मार्च में आने का इम्कान था और एक जुलाई-अगस्त में है, अगले साल फ़रवरी तक ये दोनों गुज़र चुकी होंगी। तो एक तो ये है कि इस वक़्त के आसार तो ये हैं कि सीएसएस के एग्ज़ाम जो हैं, वो होंगे। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया में आफ़ात आती हैं, सैलाब आते हैं और ज़लज़ले आते हैं। 19
44-45 में जो ICS के एग्जाम हुए थे उसके बाद डायरेक्टली 1948 में हुए थे, क्योंकि 1946-47 के टर्मोइल में, हिजरत में, इंडिपेंडेंस में किसी वजह से एग्जाम नहीं हो सके थे। लेकिन अगली दफा सीटें बढ़ा दी गई थी ताकि जितने कैंडिडेट्स एक साल में लेने थे और जितने दोनों साल में लेने थे वही दोनों सीटें एक ही साल में दे दी गई। यानी अगर सीटें 100 होनी थी तो 200 हो गई, और अगर 50 होनी थी तो 100 हो गई। तो गवर्नमेंट को जितने लोगों की जरूरत है वो तो है, लिहाजा अगर किसी एक साल नहीं होता तो वो सीट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, अगले साल उससे डबल हो जाती हैं। लिहाजा अगर गवर्नमेंट ने हर साल 200 लोग हायर करने, तो 2 साल बाद एग्जाम हो तो गवर्नमेंट पूरे 400 लोग हायर करेगी। इसी तरह 1971 में एग्जाम नहीं हो सके थे ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर और बाद में पाकिस्तान इंडिया वॉर की वजह से, तो 1972 में 2 बैचेस निकले थे। तो माजी में भी हर 20-30 साल में एक दफ़ा की ऐसी मिसाल मौजूद है जब कभी ना कभी अगर खुदा न खास्ता CSS के एग्जाम ना हो सके तो उससे अगले साल या तो 2 बैच ले लिए जाते हैं या एक ही बैच में सीट्स डबल करी जाती हैं। लिहाजा इंडिविजुअल कैंडिडेट का नुकसान जो है वो नहीं होता, ना एज में, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन भी 1 साल की दे देती है अगर 1 साल डिले हो, और बाकी किसी लिहाज से भी नहीं होता। तो फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि एज थिंग्स स्टैंड नाउ, उसमें तो बाजार यही है कि अगले फरवरी यानी फरवरी 2021 में वक्त पे एग्जाम होंगे, और अगर नहीं हुए तो उसमें कैंडिडेट का कोई नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट मैनेज करेगी कि किसी कैंडिडेट का इंडिविजुअल का नुकसान ना हो, कि वो इस साल देता तो उसकी एज लिमिट थी और अगले साल था तो वो एज लिमिट से निकल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट उसकी तमाम रिलैक्सेशन हमेशा देती है और आइंदा भी देती रहेगी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमारे रोल मॉडल भी हैं एंड ट्रू सोर्ट ऑफ मोटिवेशन। सर, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके करियर में और बुलंदियां अता फरमाए और इस दुनिया में और अगली दुनिया में दोनों में बुलंद मर्तबे अता फरमाए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।